नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2013, जिसका एग्ज़ाम 2013 में हुआ लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। फिर उसका एग्ज़ाम आगे 2016-17 में हुआ था। तो उसमें जो दो पेपर हुए थे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जिसमें सेकंड पेपर हुआ था वो था जूनियर अकाउंटेंट यानी अकाउंटिंग से संबंधित। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे और वो 415 अंकों के थे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक श्रवण मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, आयोजन के नाम से इसको जाना जाता है। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बैंक समाधान विवरण होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर उत्तर, क्योंकि रोकड़ बही का एक भाग भी नहीं होता है, बैंक खाते का एक भाग भी नहीं होता है और वित्तीय विवरणों का भी भाग नहीं होता है। इस कारण इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो आपको पता है बैंक का विवरण है जो पासबुक के साथ रोकड़ बही का बैंक का खाना होता है उसमें तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी रोकड़ बही से संबंधित मैथमेटिक का क्वेश्चन है। उसमें प्रारंभिक स्टॉक हमारे पास 3 लाख रुपए है और विक्रय है 15 लाख रुपए, सकल लाभ 25% है और कुल क्रय की गई कीमत 18 लाख है। तो इसमें अंतिम स्टॉक क्या होगा? तो इसमें हम मैथमेटिक रूप से सोल्व करेंगे तो इसमें 9 लाख उत्तर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होगी? तो ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति कारक अशुद्धियाँ, लेखन अशुद्धियाँ, भूल की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। इनमें से कोई भी अशुद्धि है जो तलपट के रूप में प्रकट नहीं होती है, इसलिए बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर डिलीट कर दिया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पुराने फर्नीचर के करिए पर उसकी मरम्मत पर लगे 1,000 रुपये को डेबिट किया जाना चाहिए। मतलब किस खाते में किया जाना चाहिए? तो फर्नीचर जो जिस खाते से फर्नीचर आया है उसी खाते में डेबिट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में बताना है सही क्या है। तो ऑप्शन इसमें 4 नंबर, तलपट खाता बैंक की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है, यही बात सही है। बाकी जो तलपट खाता बैंक का सही सार नहीं है, लेकिन होता है। तलपट व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों से सूचित नहीं होती है। तलपट एक खाता है, खाता नहीं होता। तलपट एक खाता बैंक की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हम चर्चा करते हैं कौन सा क्वेश्चन सत्य। हास का प्रावधान प्रबंध के विकल्प पर निर्भर करता है, नहीं करता है। हास केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ होता है, नहीं हानि पर भी लगाया जा सकता है। हास लाभों के प्रति एक प्रभार है और हास लाभों का एक विनियोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा हास लाभों के प्रति एक प्रभार, ऑप्शन नंबर 3 है। हास लाभों के प्रति एक प्रभार है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र का उपकरण की अभिग्रहण लागत को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसके अंदर किसको शामिल नहीं किया जाता है साथियों? इसमें स्थिर रचना की लागत को किया जाता है। संयंत्र तथा उपकरण के प्रयोग में आने के बाद की अवधि की वित्त लागतों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। बाकी विवरण तथा हस्तन प्रभार और स्थापन लागतों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक हासमान संपत्ति का एक प्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी विवरण, उत्पादन विधि में सुधार, उत्पादन और सेवा बाजार की मांग में परिवर्तन, वैधानिक या अन्य प्रतिबंध। तो इसमें राइट आंसर होगा, इसमें कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें चारों ही ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं, ये चारों ही सही है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्यापारिक संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान खाते का संबंध में सही वाक्य बताओ। तो इसमें है, इसको बनाना अनिवार्य नहीं है, इसमें नाम मात्र खाता है। हानि लाभ की जानकारी इसका बनाना आवश्यक होता है, इसमें शेष बचत की कमी को दर्शाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको बनाना अनिवार्य नहीं होता है, आप चाहो तो बनाओ, आप चाहो तो नहीं बनाओ, अनिवार्य नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, देनदारों का प्रारंभिक शेष 48,000 है, देनदारों का अंतिम शेष 60,000 है, वर्ष के दौरान देनदारों की प्राप्तियां 1,00,000 है और प्रारंभिक डूबत राशि का ऋण प्रावधान 3,000, अंतिम डूबत ऋण प्रावधान 5,000, तो उधार विक्रय राशि ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, 1,12,000 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बेचे गए माल की लागत 26,000 रुपये, प्रारंभिक रहतियाँ 2,400 रुपये, विक्रय मूल्य 30,000 रुपये, सकल लाभ 4,000 रुपये तथा अंतिम रहतियाँ 1,600 रुपये, तो क्रय की गई राशि ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, 25,200 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक्स तथा वाई 5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करके साझेदार है और उन्होंने जेड को लाभ का 3/10 भाग में प्रवेश दे दिया। जेड अपना हिस्सा 1/5 एक्स से 1/10 वाई का प्राप्त करता है, तो नया लाभ या हानि ज्ञात करो। इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो साथियों उत्तर आता है 17:11:12, मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन, सी एक फार्म के लाभों का 1/4 भाग प्रवेश दिया और सी की पूंजी के रूप में 30,000 रुपये विभाजन किया। एक तथा बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए विद्यमान साझेदार है। यदि सी को पूंजी का आधार मानते हुए पूंजी में लाभ या अनुपात की जानी चाहिए तथा ए और बी आवश्यक पूंजी ज्ञात करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर 54,000 रुपये और 30,000 रुपये ए और बी के लिए। अगले क्वेश्चन 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं ऋणों पर ब्याज के लिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है वेतन के लिए, सी है कमीशन के लिए, डी है पूंजी अनुपात एवं लाभ विभाजन के लिए। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए, ऋणों पर ब्याज के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी को प्राप्त होगा। तो इसमें पॉलिसी राशि, संपूर्ण मूल्य राशि, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी और शेष राशि साझेदारों के समर्पण मूल्य की राशि, संपूर्ण मूल्य की राशि। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, पॉलिसी की राशि। निम्न परिस्थितियों में दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि औसत वाक्य लागू है। पॉलिसी की राशि यदि 70,000 है, आग लगने के दिन रहतिया 80,000 रुपये, आग से बचाया गया रहतिया 21,600 रुपये है, तो इसके अंदर उसको जो दावा का किया जा सकता है तो 51,100 रुपये का इसमें दावा किया जा सकता है। यदि हम इसका वो मेथड करके सोल्व करेंगे तो 51,100 रुपये इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि बीमा से नहीं है? तो इसके अंदर शुद्ध लाभ की हानि से भी है, स्थिरवायों की हानि से भी है, बिक्री की कमी से भी है, बचाया गया रहतिया से संबंधित नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है मिलान के सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? कर्मचारियों को 5,000 रुपये वेतन का भुगतान भी व्यावसायिक लेन देन है। श्रीमती उषा को 5,000 मासिक की टंकक के रूप में नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य है, तो व्यक्तिगत कार्य के लिए नियुक्ति किया है, तो इसमें यह व्यावसायिक लेन देन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय में बैंक खाते में बच्चे के विद्यालय को शुल्क 5,000 जमा कराना भी व्यवसायिक है। वर्ष के अंत में 5,000 का वेतन बकाया होना भी व्यवसायिक लेन देन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित होती है अस्तित्व संकल्पना में, रूढ़िवादिता की संकल्पना में, उपार्जन की संकल्पना में, या निरंतरता की संकल्पना में। निरंतरता की संकल्पना में भविष्य में बिजनेस को बेचने की भूमिका नहीं होती या भावना नहीं होती, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। समय के अनुसार
आगम व्यवयों की पहचान की जाती है वह है अस्तित्व संकल्पना, लागत संकल्पना, महत्वपूर्ण संकल्पना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ये सभी इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। समय के अनुसार आगम व्यवयों की पहचान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माल दान देते समय जिस खाते को जमा किया जाता है वो है, तो क्रय खाता। मालदान देते समय क्रय खाता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष की योग्य 1500 रुपये कम मिलता है, तो इस अंतर को लिखा जाएगा उस्ती खाते के डेबिट में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसमें रखा जाएगा उस्ती खाते के डेबिट में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं। व्यापारिक विज्ञापनों को ऐसे विज्ञापन कहा जाता है जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक वस्तुओं और सेवाओं को और मुआवजे की शिकायत की स्वीकार करता है, तो इसमें राशि रखी गई है क्वेश्चन के अनुसार 20 लाख से 1 करोड़ की राशि का हम मुआवजे को लेकर शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा सुनिश्चित करेगी। एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता व्यक्ति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन 2 नंबर राइट हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है 29वां। समन्वय में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादित किसने किया था। सिद्धांत कौन कौन से? आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करने का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, परस्परता का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत मेरी पार्कर फोलेट ने प्रतिपादित किए थे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन। विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों एवं सह कामगारों के मध्य समन्वय को किस नाम से जाना जाता है, तो क्षैतिज समन्वय के रूप में, लंबवत समन्वय के रूप में, प्रबंध समन्वय या स्टाफ समन्वय। तो इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज समन्वय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होती है और ये प्रमुख क्रिया भी है। किसकी क्रिया है? संवर्धन मिश्र की है या संवर्धन नियंत्रण की, संयंत्र ग्रुप की या संवर्धन माध्यम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवर्धन मिश्र की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 32। अनुचित व्यापारिक परंपराओं और अप्रमाणिक उत्पाद, मिलावट एवं कपटपूर्ण कीमत निर्धारण को दूर करने के लिए निम्न में से एक कौन सा प्रयास किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन है उपभोक्तावाद, जिसमें उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23। हमारे परिसर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये किसने कहा था। हमारे परिसर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 34। वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकार की व्याख्या विस्तृत रूप से किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने की थी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है। अनुशासन वे होता है जिसे नेतागण बनाते हैं, ऐसा F.W. टेलर ने कहा था, नहीं कहा था। अनुशासन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अनुकरण होना चाहिए, यह भी गलत बात है। अगला आंसर है कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थापन होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। निपुणता वाला पर्यवेक्षण अनुशासनहीनता के कारण होता है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन। लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों के उल्लंघन से के बीच अनुरूपता सुझाई थी, मतलब किसने कहा था लाल गर्म स्टोव को छूना और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच में अनुरूपता है, तो ये सुझाई थी डगलस मैक्स फेगर ने।
तो ऑप्शन 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं खाली जगह पर, सरकार के नवाचारों तथा विचारों पर, दूसरों की जीत पर, वातावरण के घटकों पर, दूसरों के परिश्रम पर। आलसी उद्यमी वही होते हैं जो दूसरों के परिश्रम पर टिके रहते हैं। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कथन दिया हुआ है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट है, क्योंकि ऑप्शन ए तो इसका सही है और ऑप्शन बी गलत है। उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज तो होते हैं, लेकिन उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते हैं, ये बात गलत है, ये वो करते हैं। गुण 40, व्यवसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से होता है। व्यवसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है तो हमें करना चाहिए प्रबंध का वित्त कार्य। अगला क्वेश्चन, कोथ डेविड के अनुसार निम्न में से कौन सा संचार का अवरोध नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रौद्योगिक अवरोध। भौतिक अवरोध भी है, व्यक्तिगत अवरोध भी है, भाषाई अवरोध भी है, लेकिन संचार का अवरोध प्रौद्योगिक अवरोध नहीं है। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। मतलब ये सभी लक्ष्य उपलब्धि कर्मचारियों का व्यवहार बदलना, औद्योगिक संबंधों में बढ़ावा देना, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई को सामान्य उत्क्रम होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी और निलंबन और छुट्टी, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर, प्राकर्म्य लिखित अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसके चारों ऑप्शन ही गलत है, तो बोर्ड ने इसका आंसर डिलीट कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी कौन सी है? जिला उपभोक्ता फोरम है, राज्य कमीशन है, राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन है। तो यह चारों ऑप्शन भी राइट हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक बैंकिंग व्यवसाय को साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 10 हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है? निम्न में से कौन सा दर्शन लोगों को सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 उपयोगितावाद। उपयोगितावाद सबसे ज़्यादा लोगों के प्रति अच्छा करना चाहता है। बाकी तो सारे भी अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन उपयोगितावाद सबसे ज़्यादा लोगों को। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा निम्न कारणवश तर्कसंगत है। पेशेवर प्रबंध, नवीन सामाजिक चेतना, कानूनी विधान, सहयोग के अस्तित्व के संरक्षण के लिए। तो चारों सही है। देखते हैं इसमें कूट दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में, सेवानिवृत्ति के बाद में सेवानिवृत्त साझेदार पद पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। यदि वे सार्वजनिक सूचना नहीं देता है तो उनकी जिम्मेदारी बनी रहती है। निम्न में से कौन सा कथन विनिमय पत्र के संबंध में सही है? तो लेखक ऋणी होता है? नहीं होता है, लेखक ऋणी नहीं होता है। बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है। भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है? हाँ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 2 और 3 इसके राइट आंसर है। खाली जगह पेशेवर धन प्रबंध है जो क्षमता पूंजी के एक मूल पूल को जोखिम उठाकर निवेशों पर उस दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। तो उसमें कौन करता है? उद्यम पूंजीवर्ती करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अकेक्षण किस में व्यवहार करता है? तो अकेक्षण व्यवहार करता है निरीक्षण में, सत्यापन में, लेखों की जांच करने में, मतलब सभी में करता है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, वैधानिक अकेक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये वैधानिक अकेक्षण संधि लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश में बोलते हैं चार्टेड अकाउंट, CA।
अकेक्षण का मतलब होता है, अकेक्ष का मतलब होता है ऑडिट, ऑडिटर। ऑडिटर का कार्य से तृतीय होता है। यदि किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश देख सकते हो, वैसे मैं सॉल्यूशन अभी हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो ऑडिटर का कार्य होता है वैधानिक अकेक्षण, वैधानिक ऑडिट को कानूनी द्वारा, निजी ऑडिट को नियोजक द्वारा, दोनों। अकेक्षण यानी ऑडिटर को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पद चित्रित करता है, तो उसमें सत्य और सही चित्रण, सत्य और उचित चित्रण, तो राइट आंसर हो जाएगा तो सत्य और उचित चित्रण। 55 नंबर क्वेश्चन, एक प्रलेख की साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध की जा सकती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक प्रमाणक। आंतरिक अकेक्षण की सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? तो इसमें सभी परिभाषाओं को सुस्पष्ट नहीं माना गया, इसलिए इस क्वेश्चन को कर दिया गया डिलीट। तो अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन नंबर 57 में से कौन सा कथन है सत्य है? वित्तीय विवरण पत्रों को विश्वसनीयता का विषय अकेक्षण अपनी राय के स्वामियों को विश्वास दिलाते हैं, सही बात है। अकेक्षण वित्तीय विवरण पत्रों पर बैंक अधिनियम अधिक विश्वास करता है, ये भी सही है। व्यापारिक लेन देन वित्तीय अकेक्षण पर विश्वास नहीं करता है, करता है, ये बात गलत है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर भी देख लेते हैं। वित्तीय अकेक्षण की आवश्यकता उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि कंपनी का नियंत्रण कंपनी के प्रबंध के हाथों में निहित होता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 58, वैधानिक अकेक्षक द्वारा आंतरिक अकेक्षकों पर विश्वास किया जाने पर प्रतिवेदन के अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 वैधानिक अकेक्षक इसका जिम्मेदार होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा खाली जगह में अकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निहित होते हैं, तो धारा 143 में उसके अधिकार एवं कर्तव्य निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 को किस धारा के तहत एक अकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति नियंत्रण एवं महालेखागार द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 139 के तहत नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक अकेक्षक अपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा खाली जगह के अंतर्गत अकेक्षकों परमापु का पालन देखनी होती है, तो धारा कौन सी है? तो इसमें धारा हो जाएगी 143(9) की 9 उपधारा, मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रत्येक वैधानिक अकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है। प्रत्येक वैधानिक अकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट, अकेक्षक प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 63 में अकेक्षक कार्यक्रम का दोष क्या है? अकेक्षक कार्यक्रम का दोष है ये सभी, मतलब कठोरता भी नहीं होनी चाहिए उसमें, नए क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यंत्रबद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 नंबर इसका हो जाएगा राइट। 64 नंबर क्वेश्चन में संपत्ति के सत्यापन में सम्मिलित है। संपत्ति के सत्यापन में क्या सम्मिलित है? अस्तित्व, संपत्ति का स्वत्व अधिकार, मूल्यांकन तथा प्रभार इसमें शामिल है, तो ऑप्शन 4 नंबर इसका हो जाता है राइट। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अंकेक्षक धारा 143 के उपधारा 12 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख रुपए से कम नहीं, लेकिन इसे खाली जगह तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 लाख तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 की उपधारा 3 जी के अंतर्गत एक अकेक्षण अधिकतम कितनी कंपनियों का अकेक्षण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 कंपनियों का एक अकेक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अकेक्षण खाली जगह की अवधि के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, अकेक्षक किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से हो अथवा चाहे उसका आकार वैधानिक रूप से स्वरूप भी हो या वित्तीय सूचना स्वतंत्र जांच, जबकि ऐसी जांच पर राय प्रकट करने से उद्देश्य से की गई हो, तो अकेक्षक की यह परिभाषा खाली जगह के द्वारा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय अकेक्षक तथा
आश्वासन मानक मंडल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 69, आईसीएआई द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। तो अंकेक्षक का अधिकार शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों का निरीक्षण करने का उसका अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा शाखाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। अंकेक्षण कार्य तो आवश्यक सूचना को पता लगाने का अधिकार होगा। अपने अंकेक्षक प्रतिवेदन में शाखा का अंकेक्षक प्रतिवेदन सम्मिलित करने का भी अधिकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षक का तात्पर्य है। अंकेक्षण का तात्पर्य लेखा पुस्तकें तैयार करना, तलपट तैयार करना, लेखों का समायोजन करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना। तो अंकेक्षक का तात्पर्य लेखा पुस्तकों की जांच करना। तो ऑप्शन 4 नंबर हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर अगला, अंकेक्षक का अभिप्राय पर्याप्त ऑडिटिंग भाषा में ऑर्डिरे शब्द से लिया गया है। तो ये किस भाषा के शब्द से लिया गया? तो इसका अर्थ है ये लैटिन भाषा के शब्द ऑर्डिरे से लिया गया अंकेक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 72 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है? यह स्वामी की संतुष्टि प्रदान करता है, यह ऋण लेने में सहायक होता है, यह लागत भार को न्यून करता है, यह उसका लाभ नहीं है। यह अशुद्धियों एवं कपटों की खोज करता है, यह करता है, लेकिन 3 नंबर काम अंकेक्षक का लाभ नहीं है। अंकेक्षक लागत भार को कम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। कंपनी के लेखा पुस्तकों का, कंपनी के लेखा पुस्तकों एवं प्रलेखों का, कंपनी के लेखा पुस्तकों, प्रलेखों एवं प्रमाणकों, तीनों का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीनों का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? नहीं, उसके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता। 75 नंबर क्वेश्चन, चालू अंकेक्षक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें नियमित अंतरालों में आयोजन किया जाता है, यह प्रतिदिन आधार का क्रियान्वित होता है, जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तो इसकी आवश्यकता होती है। नहीं, हर समय इसकी आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ये बहुत खर्चीली होती है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2014-15 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यूएसए को। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुनीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति माप इनमें से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया है? तो इसने थोक सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए। तो इनमें से चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त रूप से इसमें अपनाया गया है आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? तो ये संस्था है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत की कृषि साख के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो कुल कृषि साख में करीब 40% हिस्सा स्थानीय महाजनों से प्राप्त होता है। किसानों की निधियों का 50% अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। किसानों की निधियों का 40% अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3, किसानों को दी जाने वाली संस्थागत साख में कमी आई है, बिल्कुल आई है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गए मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के संबंध में सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा गिरा है। ऑप्शन नंबर 1 कथन है। कथन बी है, कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात के कारण सरकारी क्षेत्र का विनियोग में कमी है। ये बात भी, इसका दोनों कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग मेमोरेंडम योजना एक बड़ा कदम है।
यह है भारत के लघु उद्योग और मध्यम उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी और इसको बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि में सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफ़ी अंतर रहा है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं? भारत में जल संसाधनों की कमी तथा सूखा, अपूर्ण वितरण व्यवस्था, कमांड क्षेत्र का अधूरा विकास, सिंचित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर गलत, बाकी सभी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में जोड़े गए कुल मूल्य 2011-12 की कीमतों का निर्माण क्षेत्र में योगदान कितना? निर्माण के क्षेत्र में 17% योगदान है। ध्यान रहे ये आंकड़े चेंज हो गए हैं, ये 2011-12 के हैं। यदि ये वर्तमान में पेपर होता है तो ये आंकड़े चेंज हो गए, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकार ने 2015-20 की अवधि के लिए भारत में नई विदेश व्यापार नीति घोषित की। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका एक ही उद्देश्य है 2019-20 तक भारत के निर्यातों को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। 1 अप्रैल 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अवधि के लिए घोषित की गई। इस नीति के केंद्र में है निर्माण व सेवाओं दोनों के निर्यातकों को समर्थन देना और कारोबार को आसानी से स्थिति सुधारना। भारत में दिसंबर 2014 के बाद लगातार माल निर्यात में कमी आई है। भारत के निर्यातों की इस कमी का कारण क्या है? तो इस कमी का कारण है सुस्त वैश्विक मांग और वस्तुओं में वैश्विक कीमतों में कमी हो जाने के कारण भारत में निर्यात में कमी आई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय अर्जित आय है, जबकि व्यक्तिगत आय आवश्यक रूप से अर्जित आय नहीं है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र का हिस्सा अधिक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। जीडीपी में इसका योगदान ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त को संकलित करती है और जारी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSO न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 CSO। इंग्लिश वाला देख लो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2014-15 के बजट में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2014-15 के बजट के अनुसार है, तो इसमें बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? कौन से कुल व्यय का करीब 82% राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया। राजकोषीय दायित्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद में करीब 24% था। राजस्व व्यय की करीब 11% ब्याज भुगतान किया जाता था। तीनों ऑप्शन ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका राइट हो जाएगा। 91 नंबर, राजस्थान में संसाधरणीय कृषि के राष्ट्रीय मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें वर्षा आधारित विकास क्षेत्र शामिल है, जलवायु परिवर्तन की टिकाऊ खेती शामिल है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया? तो इसका राइट आंसर 8% 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। राजस्थान संपर्क परियोजना निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू की गई है? जनमानस की शिकायतों को दर्ज करने व उनकी सूचना प्रदान करने के लिए एक ही जगह संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान संपर्क परियोजना लागू की गई। ऑप्शन 1 नंबर इसका राइट आंसर। भारत सरकार के नूतन नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संभाव्यता क्या है? तो यह 147 गीगावाट। यह आंकड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि पेपर हुए काफ़ी साल हो गए और उसमें राजस्थान में स्पेशली सौर ऊर्जा उत्पादन करने का क्राइटेरिया मापदंड बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में वर्ष 2014 में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा है लगभग 28.7% 2014 के अनुसार।
97 नंबर क्वेश्चन, भारतमाला कार्यक्रम संबंधित है। भारतमाला कार्यक्रम भारत में सड़कों आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था जो अल्पकालीन अवधि के लिए था। तो ऑप्शन ए हो जाता है इसका राइट। 99 क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की जनगणना कब संपन्न हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, अंग्रेजों ने की थी। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए? ये सुझाव है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है? तो नियम 17 में पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? अवकाश का अर्जन अपने कर्तव्य संपादन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य कर्मचारी अपने खाते के संपूर्ण सेवाकाल में कितने दिनों का अधिकतम अवकाश उपार्जित रख सकता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 103 नंबर क्वेश्चन का, लगभग 300 दिन अपनी संपूर्ण सेवा में अवकाश रख सकता है। अगला क्वेश्चन, अदेय अवकाश पूर्ण सेवाकालिक खाली जगह की सीमा तक सीमित रहेगा। यह है 360 दिन। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी खाली जगह की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है। तो यह है 180 दिन। यदि बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सरकारी कर्मचारी खाली जगह की अवधि में किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं कर सकता? तो ये होता है प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षण, प्रोबेशन जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर वो छुट्टी नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थी मतलब वो है प्रोबेशन के काल में 15 दिन का पितृत्व अवकाश के लिए किस नियम के तहत छुट्टी ले सकता है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नियम 122 ए एवं 103 ए के पितृत्व अवकाश ले सकता है प्रोबेशन के दौरान। सेवानिवृत्त अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान किया जाता है। तो उसका उत्तर है धारा 91 के सेक्शन बी के तहत। अगला क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी कब से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी दिन से प्रभावित हो जाएगा जिस दिन से सरकार निश्चित करे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी को कौन सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा पेंशन अंशदान चुकाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विवरण सही है? सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका लौटाई नहीं जाएगी, यह राइट है, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रदत्त अधिकारों के उपयोग के संबंध में सामान्य शर्त किस नियम से दी गई है? तो उसका उत्तर हो जाएगा नियम 167 के तहत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार के समय नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करते समय देता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण के समय 1981 के नियम 6(1) का प्रावधान है कि देय कार्यकाल की अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी के उपयोजित अवकाश में जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, कार्य ग्रहण के दौरान राज्य कर्मचारी को नियम में से क्या देय नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, वाहन भत्ता नहीं दिया जा सकता, मकान किराया भत्ता, वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है।
एक सरकारी कर्मचारी का कार्य ग्रहण का काल कब प्रारंभ होता है? पूर्व वाले पद से कार्य मुक्त होने के तुरंत बाद। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981 के नियम 2 की धारा 3 के उपभाग 3 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने या नए पदस्थापित स्टेशन पर तक यात्रा हेतु दिया जाने वाला समय कहलाता है। तो ये समय कहला जाता है कार्य ग्रहण काल। एक सरकारी कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद को ग्रहण करने हेतु कार्य ग्रहण काल को उपयोग कितने दिन के रूप में कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 दिन तक वो उस पद को ग्रहण करने के लिए सरकार उसको देती है। नियम 5(4) से इंगित सीमा से अधिक कार्य ग्रहण काल समय में अधिकतम 30 दिनों की सीमा तक वर्दी खाली जगह के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। तो यह है विभागाध्यक्ष के द्वारा। प्रशिक्षणाधीन से तात्पर्य क्या है? प्रशिक्षणाधीन से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिसे सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन पर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मानदेय से क्या अभिप्राय है? मानदेय से अभिप्राय है एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक भुगतान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है? तो नियम 8 के उपभाग 1 में परिभाषित किया गया है। राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य कर्मचारी कौन कौन से है? उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी जो 3 माह से कम अवधि के लिए स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए तथा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया हो, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया हो। तो इसके सारे उत्तर है सही, तो ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, एक प्राधिकार का मौलिक सिद्धांत क्या है? एक ही समय में एक स्थायी रूप में रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती है। एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी रूप से तो नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसके सारे सही है, तो डी ऑप्शन ये सभी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य स्तर में नहीं माना जाता है? भत्ते लाभ का स्रोत होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लाभ का स्रोत नहीं माना गया। बाकी अवसर की मांग के अनुसार व्यय, स्वयं की धनराशि के तरह लोक निधि व्यय में सावधानी, सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययिता, ये सारे होने चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर भत्ते लाभ का स्रोत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित निधि कौन सी है? राज्य की संचित निधि इसमें परिभाषित की गई है संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंदर। 128 नंबर क्वेश्चन, जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया हो तो बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसके लिए होगा विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा उसको वसूली करने। निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य है गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये बात तो सत्य है। बाकी डुप्लीकेट चाबियों बैंक लॉकर में नहीं रखी जाती है। वित्तीय वर्ष में एक बार नगद शेष का सत्यापन नहीं करना चाहिए। मूल रसीद को खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी भुगतानकर्ता को प्रारूप खाली जगह में रसीद जारी करता है। GF
55 के रूप में जारी करता है। तो ऑप्शन डी उसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मिलान करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 31 में सामान्य शिक्षा रसीद बुक, शिक्षा विभाग की रसीद बुक, सरकारी शिक्षा का लेन देन रोकड़ पुस्तिका, गैर सरकारी राशि का लेन देन रोकड़ पुस्तिका। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। ए में हो जाएगा GA 55, GA 56, GA 48 और GA 50। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी को प्रायोजित नहीं की गई है वे किस में विहित होती है? तो वो विहित होती है वित्त विभाग के अंदर। अगला क्वेश्चन, हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसे भेजी जाएगी? तो ये भेजी जाती है महालेखाकार अटॉर्नी जनरल को। सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल व मदवार या मदवार दावे के स्वरूप में राशि का ब्यौरा होता है। तो इसमें साधारण रसीद शामिल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बिल। अगला क्वेश्चन, 1000 से अधिक के सभी उप वाउचर खाली जगहों को भेजे जाएंगे। तो ये भेजे जाते हैं महालेखागार को। अगला क्वेश्चन, चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है? विधिवत रसीद देने व उस पर भुगतान किया एवं निरस्त की मोहर लगने के बाद ही वो वाउचर बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 137 नंबर, भुगतान के समय राशियां जिनकी रसीदों में टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए वे तब तक स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5000 से अधिक की राशि। समयातीत दावों के समर्थन में इसमें पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है। कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र की अभिलेख एवं के अनुसार पूर्व दावे का भुगतान नहीं किया गया है। ऑप्शन बी है कार्यालय एक प्रमाण पत्र के लिए अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है संबंधित दावेदार एक प्रमाण पत्र की पूर्व में दावे भुगतान नहीं किया है। संबंधित दावेदार की विधिवत टिकट लगा हुआ एक विहित प्रारूप क्षतिपूर्ति बंद प्रपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र की अभिलेख के अनुसार पूर्व दावे का भुगतान नहीं किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य नियम के रूप में कितनी राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक ऐसा करना किसी विधि का प्रभाव रखने वाले नियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय न हो? तो ये कम से कम 100 रुपये से कम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन या परिसीमा से संबंधित विधि के अन्य उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समय बाधित दावे साधारण तौर पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आयकर बिक्री कर का संबंधी कटौती का प्रावधान नियम 105 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदाय के बिल में ये प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा यदि वास्तव में जो राशि कोषागार में जमा कराई गई थी इससे पहले आरहित नहीं किया गया? तो यह है आरएण एवं वितरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्व वापसी आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्वेद किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि आदेश जारी करने की दिनांक से 3 माह में भुगतान नहीं हो। तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे मामले जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों को जांच निर्देशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा नहीं की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा महालेखागार राजस्थान जयपुर को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय के लिए
ये अनिवार्य शर्त है। कौशल्य में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना। ऑप्शन नंबर 1। सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। विभिन्न कानून बनाने के लिए, कानून की व्यवस्था के निदान के लिए, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रत्यायोजन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त निकायों के नियंत्रण हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग व प्रत्यायोजन हेतु। नियम 3 के अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि का आहरण तथा भुगतानों का विवरण करने के लिए कौन सा अधिकृत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यालय अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय लेखा नियम खंड 1 दिए गए नियम से है। यह राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश से संबंधित। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार की प्राप्तियों को ऑनलाइन लेखा प्रणाली को कहते हैं? तो इसे कहते हैं ई ग्रास। इंग्लिश वाला देख सकते हो टर्म आप। अगला और अंतिम क्वेश्चन 150वां, ई ग्रास क्या है? तो ई ग्रास की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल सरकारी प्राप्त लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस प्रकार आज की कार्य सीरीज हमारी कंप्लीट होती है और इस प्रकार जो भी मेरे को पेपर मिलेंगे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, वो चाहे आरपी से संबंधित हो या किसी अन्य बोर्ड से। और मेरे को इस प्रकार कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।